हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एवेपोरेशन थोड़ा और डिटेल में जाना था और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे देखिएगा ध्यान से। हमें कंडेंसेशन से रिलेटेड एक फिनोमिना जानना है, सिर्फ एक फिनोमिना। इज इट ओके? अच्छा, कंडेंसेशन प्रोसेस तो याद है ना आप लोगों को? कौन सा प्रोसेस होता है कंडेंसेशन? दिस कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। किसको किस में कन्वर्ट करना है? गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। याद है ना? गैस, गैसियस स्टेट का मतलब क्या होता है? व्हेन द पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। इज इट ओके? और अब आप इसको कौन सी स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं? लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में भी पार्टिकल्स इतनी ही दूर होते हैं क्या? नहीं, दे आर कंपैरेटिवली क्लोजर टू ईच अदर। इज इट ओके? तो ये पार्टिकल्स जो हैं इनको पास लाना होगा, और पास लाने के लिए आपके पास में दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके? पहला तरीका है कि आप इन पार्टिकल्स पर क्या अप्लाई कर दें? हाई प्रेशर अप्लाई कर दें। क्या अप्लाई कर देंगे? हाई प्रेशर। इज इट ओके? जोर जोर से प्रेशर लगाएंगे और पिस्टन के थ्रू या किसी भी और चीज के थ्रू, और इन पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास में लेकर के आएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो गैसियस स्टेट किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड स्टेट में, एज द मॉलिक्यूल्स आर नाउ क्लोजर टू ईच अदर। इज इट ओके? अब दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका है कि हम इसका टेम्परेचर क्या कर दें? लो कर दें। लो टेम्परेचर करते ही इन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर को लो करने से कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो ये इतनी जोर जोर से इतनी दूर दूर जाकर के मोशन नहीं कर पाएंगे, वो ऑटोमेटिकली पास पास आ जाएंगे। मतलब कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड स्टेट में। तो दो तरीके हैं गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के। फर्स्ट इज हाई प्रेशर एंड सेकेंड इज लो टेम्परेचर। एंड दिस फिनोमिना ऑफ conversion of gaseous state into liquid state is known as condensation. अच्छा देखो, वैसे तो दो तरीके हैं, हाई प्रेशर अलग से लगाना है या फिर लो टेम्परेचर करना है, पर हम यूजुअली इन दोनों ही तरीके को एक साथ ही अप्लाई कर देते हैं। पहले तो हाई प्रेशर लगा देते हैं एंड देन आफ्टर टेम्परेचर भी लो कर देते हैं। इज इट ओके? क्योंकि प्रेशर लगाने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल कुछ देर के लिए पास में तो आते हैं, पर पास में आने से उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो दोबारा से दूर दूर चले जाते हैं। इज इट ओके? तो हम यूजुअली, हालांकि दोनों में से एक स्टेप से भी काम तो हो सकता है, पर यूजुअली हम दोनों ही स्टेप्स काम में लेते हैं, हाई प्रेशर भी और लो टेम्परेचर भी। खैर, ये बात तो हम पहले ही जान चुके हैं। फिर आज हमको क्या जानना है? सुनिएगा, हमको आज इसका एक फिनोमिना जानना है। जैसे आपने देखा होगा, अभी गर्मियां हैं, आप बहुत सारे चिल्ड जो हैं प्रोडक्ट उनको कंज्यूम करते हैं। तो जैसे आपने ये ग्लास लिया एंड नाउ द ग्लास इज फिल्ड विद द चिल्ड वाटर या फिर चिल्ड कोल्ड ड्रिंक, है ना, वॉट एवर, चिल्ड होना चाहिए, चाहे चिल्ड मिल्क हो, चाहे वाटर हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, है ना। तो समथिंग चिल्ड लिक्विड इज फिल्ड इनसाइड इट। तो हम तो चलो लिख देते हैं कि चिल्ड वाटर इज फिल्ड इनसाइड इट। क्या भरा हुआ है इस ग्लास के अंदर? चिल्ड वाटर। तो एक अलग फिनोमिना आपको देखने को मिलता है, और वो कौन सा फिनोमिना है? वो फिनोमिना ये है कि आपको यहाँ पर इस चिल्ड वाटर के ग्लास के चारों तरफ कुछ थोड़ी सी देर बाद मिल जाता है। क्या मिलता है? वाटर ड्रॉपलेट्स मिलती हैं क्या? वाटर ड्रॉपलेट्स बिल्कुल मिलती हैं। तो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास में कि फ्रॉम वेयर दे केम, फ्रॉम वेयर ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ गई? मतलब ग्लास में कुछ पोर्स थे क्या, और उन पोर्स में से ये ठंडा ठंडा पानी निकल करके बाहर आ गया? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। स्टील ग्लास है आपका, स्टील ग्लास में इतने बड़े पोर्स नहीं होते हैं, नेग्लिजिबल सा स्पेस होता है, पानी के मॉलिक्यूल का बाहर आना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये पानी की ड्रॉपलेट्स आपके इस ठंडे ठंडे ग्लास पर आकर के कहाँ से इकट्ठी हो गई हैं?
सुनिएगा ध्यान से। देखिए ये जो सारी की सारी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये एयर में से आई हैं। कहाँ से आई हैं? एयर में से। क्या एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स भी होती हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स तो नहीं होती एयर में, पर एयर में वाटर वेपर्स जरूर होते हैं। पढ़ा है ना आप लोगों ने? कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि भाई एयर में नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बहुत सारी अलग अलग गैसेस के साथ में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट हमारी एयर में वाटर वेपर्स का भी होता है। और ये जो एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, हमने तो इसे एक नाम भी दिया था। याद है क्या नाम दिया था? हमने बोला था दिस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। क्या बोला जाता है उसको? ह्यूमिडिटी। इज इट ओके? तो ये वाटर वेपर्स एयर में जो प्रेजेंट हैं ये फिलहाल कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है? गैसियस स्टेट में। अब ये किसके कांटेक्ट में आ गई हैं? ये वाटर वेपर्स जो एयर में थी ये किसके कांटेक्ट में आ गई हैं? इस कोल्ड वाटर वाले ग्लास के कांटेक्ट में आ गई हैं। मतलब देखिए जो वाटर वेपर जो गैसियस स्टेट में थी वो किसके कांटेक्ट में आ गई हैं? लो टेम्परेचर वाले ग्लास के कांटेक्ट में आ गई हैं। और हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर गैसेस का टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाए तो वो कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड स्टेट में। मतलब ये जो वाटर वेपर है ये जैसे ही ग्लास के कांटेक्ट में आएगी टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होने से ये किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? लिक्विड स्टेट में। मतलब किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स में। इज इट ओके? तो ये क्या हुआ? यहाँ पर कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हुआ? कंडेंसेशन। एंड बिकॉज ऑफ दिस कंडेंसेशन प्रोसेस ओनली वी गेट some water droplets on the outer surface of chilled water. The explanation is written there in your notes. Okay? तो लिखा हुआ है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ समझा दिया है मैंने आपको। explanation लिखना आपको notes में से है। ओके? तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमको क्या पढ़ना है? बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल अलग चीज़ है ये। ये क्या है अलग चीज़ जो हमको पढ़नी है? देखो हम पूरे चैप्टर में इतने दिनों से 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं बार बार, है ना? सॉलिड, लिक्विड, गैस। कभी सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं, कभी लिक्विड को गैस में, तो कभी गैस को लिक्विड में बदल देते हैं। तो हमारे चैप्टर में अभी तक यही प्रोसेस चल रहा है, कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स एंड फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हमको कुछ नया पढ़ना है। देखो बेसिकली नॉर्मल टेम्परेचर पर देखा जाए तो ये 3 ही होती हैं फिजिकल स्टेट जो किसी भी मैटर की आपको देखने को मिलती हैं आपके आसपास। इज इट ओके? एंड दीज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पर जब पता लगाया गया, साइंटिस्ट ने जब रिसर्च करी तो हमको कुछ और भी स्टेट्स मिली मैटर की। इज इट ओके? तो कितनी और स्टेट्स आपको पढ़नी है? 2 और स्टेट्स आपको पढ़नी है। तो हम सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है 4th स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की कोई 4th स्टेट भी होती है क्या? अभी तक तो हमने 3 ही पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये 4th स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है, इसको हमने एक अलग नया साइंटिफिक नाम भी दिया है। एंड दिस इज नोन एज, तो यहाँ से अच्छे से क्लीन कर देते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज नोन एज प्लाज्मा। दिस 4th स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज प्लाज्मा। तो अब बात यह है कि आखिर ये कैसे बनी, क्या होता है प्लाज्मा के अंदर? सॉलिड, लिक्विड, गैस तो नहीं हो सकता, तो फिर होता क्या है प्लाज्मा में? होती कहाँ पर है ये प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर? कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ पर प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर दिखती होगी या प्रेजेंट होगी, तभी तो बनाई गई है ये 4th स्टेट ऑफ मैटर। तो यही हम जानने जा रहे हैं, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर के हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में ये आपको नहीं पढ़ना है, बस इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि आपको पढ़ना है। इज इट ओके? तो ये जो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर होती है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आखिर ये प्रेजेंट कहाँ होती है। ये प्रेजेंट होती है आपके सन में। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? सन में प्रेजेंट होती है प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर।
क्या होती है अभी थोड़ी सी देर में बताएंगे। सन के साथ में ये कहाँ प्रेजेंट होती है? सन के साथ में ये प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर स्टार्स में भी प्रेजेंट होती है। तो देखो सन और स्टार तो हमसे बहुत दूर हैं, कोई हमारे आसपास की भी ऐसी चीज़ है क्या जहाँ पर ये प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर हमको देखने को मिले? बिल्कुल हमारे आसपास भी है। हम कॉमनली इनको ट्यूबलाइट्स बोलते हैं, आपके घरों में डेफिनेटली होंगी ये जो ट्यूबलाइट्स होती हैं। देखो सुनो ध्यान से, इन ट्यूबलाइट्स के अंदर भी प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर होती है, पर समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये चीज़ क्या होती है। चलो उसको भी समझते हैं। फिलहाल तो हमने सिर्फ वो एग्जाम्पल्स लिखे हैं जहाँ पर हमको ये प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर देखने को मिलती है। अब ये होती क्या है इसे भी जान लेते हैं। देखो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर का अगर केमिकल कंपोजिशन लिखा जाए तो केमिकल कंपोजिशन होता है इसका कि इसमें हाईली आयोनाइज्ड गैस भरी हुई होती है। कैसी गैस भरी हुई होती है? आयोनाइज्ड गैस। इज इट ओके? मतलब ऐसी गैस भरी हुई होती है जो किस में कन्वर्ट हो चुकी है? आयंस में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये आयंस क्या होते हैं? आयंस वैसे तो आप फर्दर केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, सुनिएगा ध्यान से। जैसे नॉर्मली जो आपने देखा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो मैंने आपको बताया था कि दैट पर्टिकुलर स्टेट्स, ऑल दो स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, each and every matter is made up of with small particles known as atoms. Is it okay? और देखो ये एटम है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, आपको याद है तो बढ़िया, और नहीं याद है तो हमको केमिस्ट्री के आगे वाले चैप्टर में बस एटम ही पढ़ना है। तो फिलहाल सुनिएगा, हमें पता है कि ये जो एटम है ये कितने पार्टिकल्स से मिलकर के बना है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इज इट ओके? अब इनमें से अगर कोई इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए, निकल जाए इलेक्ट्रॉन एटम में से, क्या निकल जाए? जैसे एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी में एक ही होता है, किसी में 10 होते हैं, किसी में 100 होते हैं। तो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दैट विल सी लेटर। इज इट ओके? फिलहाल ये जाने कि अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो एटम किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आयंस में। इलेक्ट्रॉन्स निकल भी सकते हैं, जैसे माइनस का मतलब निकल गए, प्लस का मतलब एटम ने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, पहले से ही थे और गेन कर लिए। इज इट ओके? तो अगर एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं या एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, इज इट ओके, तो एटम किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयंस में। ये बात हमको 1 बाय 1 फुल डिटेल में पढ़नी है, बट नॉट इन दिस चैप्टर। तो यहाँ तो बस मैंने आपको, मुझे थोड़ा सा समझाना था कि इन आयंस का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको समझा दिया है। जो समझाया है एक बार और बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या बताया मैंने आपको कि एटम कितने पार्टिकल से मिलकर बना है? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और अगर इस एटम में से जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, अगर उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं तो भी हमको क्या मिलता है? आयंस। और एक एटम में अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएं तो भी हमको क्या मिलते हैं? आयंस। इज इट ओके? तो बस मुझे तो आपको थोड़ा सा समझाना था कि आखिर इस आयंस का मतलब होता क्या है। पढ़ना है आपको फुल डिटेल में आगे के चैप्टर्स में। इज इट ओके? तो हमने जाना कि हाईली आयोनाइज्ड गैस होती है ये, कौन? प्लाज्मा। तो दिस प्लाज्मा इज नोन एज हाईली आयोनाइज्ड गैस एंड प्रेजेंट इन सन्स, स्टार्स एंड ट्यूबलाइट। क्या ट्यूबलाइट में प्लाज्मा फिल्ड होती है? नहीं 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 नहीं, फिल्ड नहीं होती है। सुनिए ध्यान से, जैसे मानिए कि ये हमने बना दी हमारी ट्यूबलाइट। इज इट ओके? इस ट्यूबलाइट में तो नॉर्मल गैस फिल्ड होती है। नॉर्मल गैस कोई सी भी गैस हो सकती है। यूजुअली जो गैस उसमें फिल्ड की जाती है वो है हीलियम। नॉर्मली इसमें हीलियम फिल्ड की जाती है, पर ऐसा नहीं है कि हीलियम फिल करोगे तो ही जलेगी, और भी गैसेस हैं जो इसमें यूज़ की जा सकती हैं। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया है। तो अगर आपने इसमें हीलियम, नॉर्मल गैस फिल कर रखी है ना, गैसेस के पार्टिकल्स
प्रेजेंट है इसके अंदर, ट्यूबलाइट के अंदर। तो अभी इस ट्यूबलाइट में जब तक ये जल नहीं रही है, आपने अभी इसका स्विच ऑन नहीं किया है, तो इसमें कौन सी गैस फिल्ड है? नॉर्मल हीलियम गैस फिल्ड है। पर जैसे ही आप इसको कनेक्ट करके और इसका स्विच जो है, जैसे ही आप ऑन कर दोगे स्विच को, तो स्विच को ऑन करते ही जैसे ही इस ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो शुरू होगा, वैसे ही इस हीलियम गैस में से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयंस में। और फाइनली आयोनाइज्ड गैस बन जाएगी। जो नॉर्मल गैस हीलियम इसमें फिल्ड थी, स्विच ऑन करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आयोनाइज्ड गैस में। मतलब किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नॉर्मल गैस प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। Is it okay? So this is the way by which plasma, fourth state of matter, is formed. It can be obtained by supplying electricity. It can also be obtained at very high temperature. भाई एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही सप्लाई करें तो ही ये काम होगा, ऐसा नहीं है। This plasma state of matter can also be obtained at इलेक्ट्रिसिटी से तो होती ही है, और कैसे हो सकती है? एट हाई, नहीं हाई लिखना काफ़ी नहीं होगा, वी विल राइट डाउन एट वेरी हाई टेम्परेचर। इज इट ओके? बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर कर दिया जाए तो भी उस कंडीशन में भी जो नॉर्मल गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। इज इट ओके? बात इलेक्ट्रिसिटी से भी हो सकती है और बहुत हाई टेम्परेचर से भी हो सकती है, क्योंकि सन और स्टार में इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना हम सप्लाई कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर क्यों प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर प्रेजेंट है? क्योंकि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? बहुत हाई टेम्परेचर प्रेजेंट है। इज इट ओके? तो दीज आर सम पॉइंट्स विच आर रिलेटेड विद दिस प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। इसके बाद में भी कोई स्टेट ऑफ मैटर होती है क्या? बिल्कुल, इसके बाद में भी। ये प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर मैंने आपको थोड़ा कम समझाया है, क्योंकि इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है आपके सिलेबस में। बहुत ज़्यादा डिटेल में, डीप में ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको इसे आप ज़्यादा क्लास 9th में वैसे भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका भी सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप ही है आपके कोर्स में। सुनिएगा क्या पढ़ने जा रहे हैं अब आप। वन मोर स्टेट ऑफ मैटर इज देयर विच इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। बस एक लाइन पढ़ानी है मुझे आपको इसके बारे में, ध्यान से सुनिएगा। दिस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, सबसे पहले तो हम इसका नाम जान लें। जैसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर का नाम जाना था, क्या बोला था आपने उसे? प्लाज्मा। इज इट ओके? बिल्कुल उसी तरीके से फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का भी नाम होता है, और इसका नाम थोड़ा ध्यान से देखिए। इसका नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या नाम है इसका? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये कैसा नाम है इसका? सुनिएगा। एक्चुअली जो बोस हैं, सत्येंद्र बोस इनका नाम था। ये एक इंडियन साइंटिस्ट है। और आइंस्टाइन को तो आप जानते ही हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन। इज इट ओके? इन दोनों ने मिलकर के इस स्टेट को फाइंड आउट किया है, डिस्कवरी करी है इन्होंने, इन दोनों ने मिलकर के। इसीलिए इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को हमने क्या नाम दे दिया? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इज इट ओके? देखो, एक तो हमें नाम से ये पता लगा कि ये इन दोनों साइंटिस्ट ने बनाई है, और दूसरी जो बात हमको पता लगानी है वो भी नाम में ही लिखी हुई है, दैट दिस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। इज इट ओके? तो कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि अगर आप गैसेस को, क्या कोई सी भी गैस चलेगी? कोई सी भी नहीं। द गैस विच इज यूजुअली प्रेजेंट एट वेरी लो डेंसिटी, ऐसी गैसेस जिनकी डेंसिटी कैसी होनी चाहिए? बहुत लो।
वैसे तो गैसेस की डेंसिटी लो ही होती है, पर उनमें से भी आपको कैसी डेंसिटी वाली गैस सेलेक्ट करनी है जिसकी डेंसिटी और भी ज़्यादा कम हो। इज इट ओके? अगर ऐसी गैसेस को बहुत लो टेम्परेचर पर ठंडा किया जाए, एट वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर का मतलब -1 डिग्री सेल्सियस या -2 डिग्री सेल्सियस नहीं, इससे भी बहुत कम। अगर ऐसी गैसेस को बहुत कम टेम्परेचर पर ठंडा कर दिया जाए, then we will get this fifth state of matter which is known as Bose-Einstein condensate. Is it okay? तो बस मुझे सिर्फ इतनी सी ही बात आपको बतानी थी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। तो दोबारा एक बार याद दिला देती हूँ, क्या पढ़ा हमने? दिस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज ऑल्सो नोन एज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इसे क्यों बोला गया? क्योंकि एक तो थे सत्येंद्र बोस जो इंडियन साइंटिस्ट थे, एक थे एल्बर्ट आइंस्टीन। इन दोनों ने मिलकर के हमको ये स्टेट प्रोवाइड करी है, इसीलिए इन दोनों के नाम पर हमने ये नाम रख दिया है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कई बार तो आप इसे शॉर्ट में सिर्फ BEC ही लिखते हैं। और ऑब्टेन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट द गैसेस ऑफ वेरी लो डेंसिटी हैज़ टू बी कूल डाउन एट वेरी लो टेम्परेचर, देन इन दैट कंडीशन वी विल गेट द स्टेट ऑफ मैटर। इज इट ओके? तो अब मुझे आपको एक जो नई बात पढ़ानी है वो सुनिएगा ध्यान से। एक छोटा सा, एक्चुअली आपका चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है, पर आपके चैप्टर के क्वेश्चंस करने के लिए मुझे आपको एक बात बतानी है, वो ध्यान से सुनिएगा। और क्या बात बतानी है? दिस इज रिलेटेड विद द टॉपिक टेम्परेचर। एक्चुअली ये जो बात मैं बताने जा रही हूँ ये आपके NCERT के क्वेश्चंस में पूछी गई है, इसीलिए बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत सारी यूनिट होती है, जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होती है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। इन द सेम वे टेम्परेचर को मेजर करने की भी बहुत सारी यूनिट होती है। बहुत सारी तो हमको नहीं जाननी, पर फिलहाल 2 यूनिट हमको जाननी है। एक तो है डिग्री सेल्सियस, जिसे आप ऐसे लिखते हैं डिग्री सेल्सियस, है ना, दिस फॉर डिग्री एंड दिस फॉर सेल्सियस। एक जो दूसरी यूनिट आपको यहाँ जाननी है टेम्परेचर को मेजर करने की, दिस इज केल्विन। इज इट ओके? जिसे इन शॉर्ट आप कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? के से। आई बात समझ में? तो स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है, ये या ये? जो स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर की, दिस इज केल्विन। हालांकि हम ज़्यादा कॉमनली डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं, पर आप किसी चीज़ को ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टैंडर्ड यूनिट बन जाती है। स्टैंडर्ड यूनिट टेम्परेचर की केल्विन ही है, याद रखना है आपको, ठीक है? तो देखो, सुनो ध्यान से। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डिस्टेंस को मेजर करने की भी बहुत सारी यूनिट होती हैं, है ना? कौन कौन सी होती हैं? किलोमीटर, है ना, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसे ढेरों यूनिट होती हैं। एंड यू नो हाउ टू कन्वर्ट देम, पता है ना आपको? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई, मीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ऑल दीज कन्वर्जन्स आर पॉसिबल, येस इट इज़ पॉसिबल। तो हमको खैर डिस्टेंसेस के कन्वर्जन नहीं जानने हैं, हमको तो ये जानना है कि अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन हो तो क्या हम उसे केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस इट कैन बी डन। कैसे कर सकते हैं सुनिएगा। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो वॉट एवर द टेम्परेचर इज गिवन देयर, आपको उसमें क्या कर देना होता है? +273 ऐड कर देना होता है। चलो एक करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप? 0 डिग्री में क्या ऐड कर देंगे? 273, और क्या बन जाएगा? 273 केल्विन। बात समझ में आ गई? मतलब आप ये बोल सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, दे बोथ आर इक्वल। आ गया समझ में? तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो
तो क्या ऐड करना पड़ेगा 273, और अगर उल्टा करना हो तो मतलब अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो समझ गए होंगे आप क्या करना होगा, आपको इसी 273 को क्या कर देना होगा माइनस। तो चलो ये भी करके देख लेते हैं एक। जैसे मानिए कि आपको टेम्परेचर दे रखा है 373 केल्विन और आप इसे किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करेंगे आप -273। चलिए कर लेते हैं। तो 373 माइनस क्या करना है आपको 273, क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको, बहुत ही आसान सा है, कर लीजिएगा फिर भी आप अगर आपको ज़रूरत लगे तो। एंड इसके बाद में इस केल्विन वाली वैल्यू में से 273 माइनस करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाता है डिग्री सेल्सियस में। मतलब आप 373 केल्विन लिखें या फिर 100 डिग्री सेल्सियस लिखें, एक ही बात है। तो दीज आर द टू कन्वर्जन्स, दिस इज फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन एंड दैट वन इज फ्रॉम केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। दोनों एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। सम ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर इन द एनसीईआरटी बुक व्हिच हैज टू बी डन बाय योर ओन। इज इट ओके? तो आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर लें, देख सकते हैं आप आराम से। हाँ जी, तो देखिए अब आपका जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया है। फिर भी आपके लिए काम बाकी है, आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं, आंसर्स अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिखने हैं और फिर उनको चेक करना है, चेक करवाना है। इज़ इट ओके? प्रॉब्लम्स आए तो उन्हें पूछना भी है। इज़ इट ओके? तो जब तक आप अपना काम नहीं करेंगे चैप्टर डन नहीं होगा। ओके? तो ज़रूर करिएगा जो भी होमवर्क आपको मिल रहा है रेगुलरली। ओके? इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। ओके? सो बाय एवरीवन।